यूक्रेन की सिटी ओडेसा का फेमस कैथेड्रल, इस पे होती है मिलिट्री स्ट्राइक और उसके बाद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा एक बयान आता है, गॉड फॉरगिव दोज हु हैव अटैक्ड दिस प्लेस बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव। यानी कि भगवान उनको माफ करे जिन्होंने इस पर अटैक किया है, क्योंकि हम माफ नहीं करने वाले। इस पर जवाब आता है रशिया का। रशिया का कहना है कि देखो, आपका जो ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ना, इसको कंट्रोल करने वाले या इस पर जो लोग हैं, उनकी गलती की वजह से ये मिसाइल की स्ट्राइक आपकी तरफ से हुई है। यू आर जस्ट पासिंग द बर्डन ऑन रशिया सो दैट रशिया कैन बी व्यूड इन नेगेटिव लाइट। क्योंकि इससे पहले ओडेसा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है ओडेसा। अभी मैं ओडेसा की बिल्कुल तह तक जाने वाला हूं, इतिहास पर, अभी के डायनेमिक्स पर, और अगर वॉर्स होते हैं तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जो ऐसी जगहों को बचाने के लिए बने हुए हैं। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन के डायमेंशन निकलते हैं, जानते, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर, ये तो आपको जगह पता लगी, क्या हालात हैं ये आपको पता लग रहे हैं। ये है ओडेसा। लोकेशन को जरा देख लीजिए, दिस इज ओडेसा, राइट। ये रीजन तो आपको ऐसे पता होना चाहिए जैसे आप घूम कर आए हो यहां पर, क्योंकि इतने चर्चा में वहां से क्वेश्चन आने लाजमी होते हैं। ये खरसन है, ये क्रीमिया है। ओडेसा को पर्ल ऑफ ब्लैक सी कहा जाता है। अगर पूछा जाए पर्ल ऑफ ब्लैक सी कौन है, तो ओडेसा है। ओडेसा वो शहर है, ब्लैक सी ये है, इसका पर्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट सिटी माना जाता था एक समय पर, जब रशियन एम्पायर का टर्किश के साथ वॉर चल रहा था। तो उसके बाद जब कूल डाउन हो गया, कंक्लूजन हो गया, तो उस समय कैथरीन II उन्होंने बनाया कि भाई इसको तो हमें वार्म वाटर पोर्ट बनाना है। और इस पे जो इस एरिया के लिए जो गवर्नर चुने गए, एक्चुअली यहां पर, क्योंकि जब ये रशियन एम्पायर का पार्ट होता था, उसके बाद यूएसआर का पार्ट होता था, तो एक समय पर जहां पर यूक्रेन है ना, इसको न्यू रशिया कहा जाता था, न्यू रशिया, और लिखा जाता था उनकी भाषा में नव रशिया, ठीक है, ऐसे। और यहां पर एक गवर्नर होता था, तो गवर्नर ने यहां पर मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन थी कि भाई यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो बेयर मिनिमम रखनी है, और यहां पर आना जाना रहना सबसे आसान कर देना इस पूरे एरिया में। तो जाहिर सी बात है कि ये कल्चरली इंपॉर्टेंट हो गया। ये पार्ट यूक्रेन का है, एक समय रशिया का था, लेकिन अभी मैं आपको यहां के आर्किटेक्चर दिखाने वाला हूं, क्यों इसको कल्चरली इंपॉर्टेंट कहा गया, क्यों यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। तो यहां पर मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहां पर ज्यादातर बिल्डिंग जो भी मैं दिखाने वाला हूं वो इटालियन आर्किटेक्चर आपको दिखेगा। अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि यूएन ब्रोकर डील थी लास्ट ईयर की, जिसमें कि इस एरिया को सी कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी कि यूक्रेन का कहना था कि भाई देखो, इस एरिया का इस्तेमाल हम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड अदर एरियाज में जो ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए करते हैं, यानी कि सिविलियन पर्पस के लिए करते हैं, अनाज वगैरह भेजते हैं। तो वो हमें, हमारे लिए अलाउ होना चाहिए। इस वॉर की वजह से और लोग संकट में क्यों आए। तो उस टाइम पर रशिया ने भी इस बात को मानी, यूएन ने ब्रोकर करा, ठीक है भाई, जो सिविलियन यहां से कार्गो जाएंगे, यहां पर आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो यूक्रेन अटैक करेगा ना रशिया अटैक करेगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले रशिया ने बैक ऑफ कर दिया। रशिया ने कहा हम नहीं मानते इसको। रशिया ने कहा अगर सिविलियन यहां पर शिप्स आए, यूक्रेन के हों या किसी और देश के फ्लैग के हों, तो माना जाएगा कि वो यूक्रेन के साथ हैं और हमारा अटैक उस पर होगा। आप कहेंगे ये तो गलत बात है। एक्चुअली रशिया का कहना है कि सिविलियन और कंटेनर, मतलब जो कंटेनर शिप्स हैं, कि वो व्हीट लेकर आ रहे हैं, ग्रेन लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं ग्रेन लेकर, इसके बहाने एक्चुअली एक तरीके से कॉम्बैट वाले आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस को, जिसका खामियाजा मिस्टर पुतिन की फोर्स को उठाना पड़ा है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इस डील को नहीं मानते। अब जब से ऐसा हुआ है तो उसके बाद इस लोकेशन पर स्ट्राइक बढ़ी है। तो इसी वजह से यूक्रेन का कहना है कि ये जो ओडेसा में हुआ है ये पुतिन ने किया है। पुतिन कह रहे हैं मैं क्यों करूंगा, इस एरिया में मेजर मेरा डोमिनेशन है ही, और मैं इस पर ऐसे अटैक करके मिलेगा ही क्या है, मतलब व्हाट इज द बेनिफिट, राइट। सिविलियन पॉपुलेशन, चर्च। तो न्यू रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट चर्च, न्यू रशिया जो आज यूक्रेन है। एक्चुअली इससे पहले सोवियत टाइम में भी 1936 में डिस्ट्रक्ट हुआ था। फिर 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसआर, यूक्रेन अलग बन गया, तो उसके बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था 1999 में। फिर 2003 में इसको स्टेटस दिया गया, कॉन्कस्क्रेशन। स्ट्रेटेजिक सिटी है, मैंने आपको बताया, एम्प्रेस कैथरीन II उन्होंने कहा भाई स्ट्रेटेजिक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, आसान करेंगे यहां पर रहना, व्यापार करना। तो फ्री पोर्ट सिटी ऑफ दिस ब्लैक सी, तभी कहा गया पर्ल। मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, और यहां पर इनका आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन से
यहाँ का आर्किटेक्चर लिया गया है, ये इसकी यूनिकनेस भी है। अब इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दोनों तरह के हमारे पास कानून हैं। जैसे कि अब खुद यूक्रेन का है तो यूक्रेन का कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्शन अलग से, दे हैव देयर रूल्स। उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ऑफ यूक्रेन के अंदर एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जिसका काम है इसको प्रोटेक्ट करना। तो आप कहेंगे क्यों नहीं किया प्रोटेक्ट? अरे भाई कल्चरल डिपार्टमेंट क्या करेगा, यहाँ पर वॉर चल रहा है, राइट? तो ऐसे में अगर प्रोटेक्शन कोई कर सकता है तो इंटरनेशनल कानून चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है। तो यूनेस्को ने सबसे पहले देखा कि यार ये वर्ल्ड हेरिटेज की साइट, इसको करार देना चाहिए और ये डेंजर में है, तो इसके स्टेटस को बढ़ाकर एक्चुअली एक सिंबॉलिक शील्ड देने की कोशिश करी। लेकिन आप सबको पता होगा कि सिंबोलिज्म कई बार वॉर में चलता नहीं है, सिंबॉलिक शील्ड देने की कोशिश करी। ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ ओडेसा आप देख रहे हैं, ये पोर्ट, ये है ब्लैक सी, और यहां पर इसकी खास बात है कि केवल यहां पर एक तो परपेंडिकुलर आपको यहां पर स्ट्रीट्स मिलेंगी एंड कवर्ड विद, एवरी स्ट्रीट इज कवर्ड विद दिस कैनोपी ऑफ, मतलब साइड में आपको कैनोपी ऑफ ट्रीज मिलेगी, राइट? 2 से 4 स्टोरी बिल्डिंग है, हाई राइज यहां पर नहीं है। इसमें थिएटर, रिलीजियस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ये सब कुछ मिलेंगी। इटालियन आर्किटेक्चर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। यूनेस्को का कहना है कि रशिया ने 236 कल्चरल साइट्स यूक्रेन की उस पर अटैक किया है, उसको नुकसान पहुंचा है। अब यहां पर हेग कन्वेंशन है, यहां से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि हेग कन्वेंशन, पहले मुझे बताइए कि हेग में कौन सी अन्य इंटरनेशनल बॉडी का हेडक्वार्टर है? कमेंट में बताना है आपको कौन सी इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की बॉडी का हेडक्वार्टर हेग में है। हेग कन्वेंशन क्या कह रही है? प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। अगर कहीं भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी कि 2 देश आपस में लड़ रहे हो, तो जो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेसेस हैं वो तो तब भी सिक्योर रहेंगे। कल्चरल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है मूवेबल इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज। तो आप कहेंगे यार मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी मान लीजिए पेन, बड़ा हिस्टोरिक पेन है, ये अकबर ने यूज किया था, मान लीजिए, भले ही अकबर ना यूज करते हो पेन को, कारण लिटरेसी वाला, बट द पॉइंट इज कि अगर ऐसा है कुछ तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, म्यूजियम में हमारे, तो भाई ये पेन मूवेबल हेरिटेज हो गई ना, तो कल्चरल हेरिटेज हो गई। तो ऐसे मूवेबल हो या इमूवेबल, इमूवेबल जैसे ताजमहल, राइट? तो दोनों को प्रोटेक्शन की ये बात करता है, ठीक है? आप कहेंगे कैसे करेगा, पहले समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती हैं, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट यानी कि पेंटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स है मान लीजिए, वो भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, राइट? साइंटिफिक कलेक्शंस हैं, आर्काइव्स हैं। ऑब्लिगेशन क्या है? हेग कन्वेंशन कहता है कि देखो जो भी पार्टीज हैं इस कन्वेंशन की, तो उनको इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो या पीस ऑफ पीस टाइम हो, कभी भी इन कल्चर हेरिटेज वाले जो जिसके अंदर आते हैं मूवेबल इमूवेबल, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। हालांकि एक एक्सेप्शन है, मुझे लगता है कि अगर यूपीएससी ट्रैप क्वेश्चन बनाएगी, क्या हेग कन्वेंशन के अनुसार कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी कल्चरल हेरिटेज साइट को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे बताइए आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल नहीं पहुंचाया जा सकता, यही तो पर्पस है इसको बनाने का, यही तो आप कहोगे। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसा नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट भी है कहानी में, अभी हम आगे आएंगे, बताता हूं आपको कैसे। देखिए क्या कहता है, स्टेट पार्टीज अडॉप्ट प्रोटेक्शन मेजर्स पीस टाइम में और कॉन्फ्लिक्ट टाइम में सेफगार्ड करें कल्चरल प्रॉपर्टी को। अब कैसे करेंगे? तो इन्वेंट्रीज बनाई जानी चाहिए कि क्या क्या सामान हमारे पास है, कौन कौन सी बिल्डिंग का तो पता ही, क्या क्या सामान हमारे पास है। अगर लगे कि हाँ ये अब कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन है, तो सेफ जोन में उनको मूव करने की जिम्मेदारी भी उस अथॉरिटी की जिसका जिम्मा है कल्चर वाले जो एसेट्स हैं आपके, उनको प्रोटेक्ट करने का आपके देश में, तो उनकी भी जिम्मेदारी, केवल दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है कि दूसरा नुकसान करेगा। तो ऐसे में आपकी टेरिटरी में हो या दूसरे की टेरिटरी में, यानी कि आपकी टेरिटरी में भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हेग कन्वेंशन कहती है आपको भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ विशेष एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब आप किसी दूसरे देश को ऑक्यूपाई कर लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि उनके मूवेबल कल्चरल जो सिंबल्स हैं उनको लेकर आ जाओ, अगर लेकर आ गए तो वापस देने पड़ेंगे, जैसी पीस आएगा कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अब यहां पर 2 प्रोटोकॉल हैं, 2 ही प्रोटोकॉल हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट प्रोटोकॉल देखिए क्या कहता है, कहता है कि मूवेबल कल्चरल प्रॉपर्टी पर यह अप्लाई होता है। क्या कहता है? प्रोहिबिट करता है एक्सपोर्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑक्यूपाइड टेरिटरी, यानी कि अगर आपने दूसरे देश को कब्जा कर लिया और आपने कहा अच्छा ये जो हीरा है ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा लग रहा है, चलो इसको लेकर चलते हैं, भले ही उसका क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है उनके देश में आपको फर्क नहीं पड़ता, तो अगर आप ऐसा लेकर कर रहे हैं तो यानी कि आप हेग कन्वेंशन के फर्स्ट प्रोटोकॉल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट? और जैसी चीजें शांत हो जाएंगी, समय एक जैसा थोड़ा ना रहता है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर आप पर आएगा कि बेटा वापस करना जरा इसको, ओरिजिनल टेरिटरी को जहां से लेकर आए थे, है ना? स्टेट पार्टीज जो भी इसके अंडर हैं
तो वो उन्हें वापस बेसिकली करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ यूज़ कर लिया या उसको ले जाने में नुकसान पहुंचा दिया तो फिर आपको इंडेमनिफिकेशन देना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, वॉट एवर इज सेटल्ड देयर, राइट। सेकंड प्रोटोकॉल देखिए क्या कहता है। सेकंड प्रोटोकॉल केवल फर्स्ट प्रोटोकॉल को सप्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि देखो इसके लिए ज़रूरी इंटरनेशनल लॉज जो हैं, जैसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, क्या आपने अपने देश में ऐसे कानून बनाए हैं? अब यहाँ पर एक स्कोप है, स्कोप देखिए क्या है। सेकंड प्रोटोकॉल ऑफ हेग कन्वेंशन सीक्स टू करेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटोकॉल, यानी कि फर्स्ट प्रोटोकॉल में जो खामियां रह गई उसको गैप करने, उसको रिजॉल्व करता है। आपको क्या मतलब, अभी सुनिए, ये देख रहे हैं साइन। अब इसमें भी यह है कन्वेंशन में कि जो कल्चरल हेरिटेज की साइट है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिलिट्री नेसेसिटी बन गई कि उसी में ही आपके देश के दुश्मन छुपे हुए हैं, दुनिया के आतंकवादी छुपे हुए हैं, और आपके देश को पूरा खतरा केवल उसी कल्चरल हेरिटेज में छुपे हुए लोगों से है, और आप किसी भी तरीके से उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे। तो आपने कहा मेरे पास कोई और मिलिट्री ऑप्शन है नहीं, अब तो मुझे उड़ाना पड़ेगा, मतलब नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या हेग कन्वेंशन आपको नहीं करने देगी? ऐसा कर लीजिए, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है कि अगर नेसेसरी मिलिट्री एक्शन हो जाए, लेकिन उसमें भी कुछ साइट्स ऐसी हैं जहां पर आपको ये लगा हुआ मिलेगा। तो ये एनहेंस्ड प्रोटेक्शन का टैग है। अगर एनहेंस्ड प्रोटेक्शन का टैग है तो इसका मतलब ये है कि सेकंड प्रोटोकॉल, यानी कि फर्स्ट प्रोटोकॉल मूवेबल बता रहा है, आपको बता रहा है अपकीपिंग, और आपको ऐसे ले नहीं सकते, राइट, वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है एनहेंस प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि यहां पर रिमेन इम्यून टू मिलिट्री अटैक, राइट। तो कुछ भी हो जाए लेकिन इसको मिलिट्री नेसेसिटी के केस में भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट टू मेक एनी कल्चरल प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक एक्सेप्ट केस ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी। सेकंड प्रोटोकॉल क्या कहता है कि एनहेंस प्रोटेक्शन, यानी कि देखिए ये तो है प्रोटोकॉल, लेकिन सेकंड प्रोटेक्शन क्या कह रहा है, जो एनहेंस प्रोटेक्शन है मस्ट नॉट बी मेड मिलिट्री अटैक इवन इन बिकम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। तो अगर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वाला भी ऑप्शन आ गया तो भी आप उस पर अटैक ना करें, कोई और सोल्यूशन निकालें। तो ये तो हुई हेग कन्वेंशन की बात। क्या इसके अलावा और कुछ है? जी हाँ, रोमन स्टैट्यूट है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस्तेमाल करती है फॉर लीगल बेसिस। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लीगल बेसिस के लिए किसका इस्तेमाल करती है? तो आप कहेंगे भाई रोमन स्टैट्यूट का इस्तेमाल करती है। क्या इसमें क्या है? इसमें वही पॉइंट है कि भाई कल्चरल हेरिटेज की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिलीजियस, एजुकेशनल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, नॉन प्रॉफिट नेचर की चीजें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनको आप अटैक ना करें, राइट। अगर ऐसा हुआ तो आपका प्रोसिक्यूशन होगा कहां पर? हेग में। मैंने आपसे पूछा था कौन सी इंटरनेशनल बॉडी का हेडक्वार्टर हेग में है, बताइए जरा कमेंट्स में। अब ये तो मैंने ही बता दिया आपको, कुछ नया बताइए आप। ये बताइए कि इंडिया से कोई यहां पर जज है क्या? यहां पर जज का जो टेनर होता है वो कितना होता है? इंडिया इज पार्टी टू विच ऑफ दीज कन्वेंशंस, हेग कन्वेंशन या रोमन स्टैट्यूट? बताइए जरा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेग कन्वेंशन, ये क्वेश्चन हो गया। तो काफी कुछ तो आपको बता ही दिया है। यहां पर शशांक त्यागी फॉर यू, यहां पर मैं इस टेलीग्राम में इसको अपलोड कर रहा हूं अभी पीडीएफ को, यहां से आप ले लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सारे अपडेट्स, कम्युनिकेशन यहां पर होती रहती है। फिर मिलते हैं।